नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, फाइनली आपका आरआरबी कांस्टेबल का एग्ज़ाम डेट रिलीज हो चुका है, जो कि आपका 2 मार्च से एग्ज़ाम शुरू होने जा रहा है और ये एग्ज़ाम आपका 20 मार्च तक चलने वाला है। तो प्यारे साथियों, आपके पास ज़्यादा समय बचा नहीं है, तो इसीलिए जो है हमारा जो क्लास है ये आपका रेगुलर बेसिस पर आपको मिलते रहता है और प्रत्येक क्वेश्चन का हम लोग डिटेल में एनालिसिस करते हैं, जिससे कि आपका जो है उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी हम लोग का डाउट होगा सारा कुछ हम लोग का सॉल्व होने वाला है। ठीक है, तो ये क्लास आपका 50 आउट ऑफ 50 मार्क लाने के लिए काफ़ी ये आपका हेल्पफुल साबित होने वाला है, जो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में 100% आपको नंबर दिलाने के लिए ये क्लास आपका मददगार साबित होने वाला। तो प्यारे साथियों, क्लास में अंत तक बने रहिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए साथियों। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा रहा है कि साथियों आपका एक देश एक नृत्य रूप है जो कला में हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के एक अद्वितीय संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करता है, ये आपको बताना है। तो कौन सा एक जो कला है हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के क्या बोल रहा है कि अद्वितीय संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। कथक होगा, मणिपुरी होगा, ओडिसी होगा या फिर आपका कथकली होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 1 कथक हो जाएगा सही उत्तर, जो कि कथक कहाँ का आपका शास्त्रीय नृत्य है। तो कथक हम लोग को उत्तर भारत यानी कि उत्तर प्रदेश कह सकते हैं। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन का हम लोग डिटेल में एनालिसिस करते हैं साथियों। तो इस प्रकार से जो है आप देख सकते हैं कथक हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा, जो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदाय को जो है ये लेकर ये चलता है। अब देख लेते हैं साथियों, जैसे कि आप कथक एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको पता है। कथक हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के एक क्या है अद्वितीय संश्लेषण का क्या करता है प्रतिनिधित्व करता है। आइए अब इसके बारे में और ज़्यादा हम लोग समझते हैं। तो इसकी उत्पत्ति आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश और राजस्थान में हुई है। किसका? ये कथक का। और कथक शब्द की उत्पत्ति यहाँ पर आपका कहाँ से साथियों, ये वैदिक संस्कृत शब्द कथा कथा से हुई है, जिसका अर्थ क्या है कहानी है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये लखनऊ, जयपुर ये सब में आपका जो केंद्र है। और इसके कुछ प्रमुख जो है आपका प्रतिपादक, उसको ध्यान रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रसिद्ध प्रतिपादक के रूप में शंभू महाराज कथक से संबंधित है, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सीताराम देवी, ये कुछ महत्वपूर्ण जो है ये आपका प्रतिपादक को ध्यान रखना है। ये आपको डायरेक्ट आपको कहीं ना कहीं जो है आपको एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में ये देखने को मिलने का प्रबल संभावना है साथियों। ठीक है, आइए अब उसके बाद हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट जो हम लोग का शास्त्र टोटल कितने क्लासिकल डांस है, तो साथियों आपको बताना है कि 8 क्लासिकल डांस है। तो आइए अभी इस 8 में से हम लोग का कुछ जो महत्वपूर्ण है उसको भी देख लेते हैं। सभी महत्वपूर्ण है इससे। तो मणिपुरी के बारे में देख लेते हैं। तो मणिपुरी हम लोग को भारतीय शास्त्रीय नृत्य ये आपको पता है और इसे जागोई के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है साथियों। ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। और मणिपुर जो है इसको जगोई के नाम से भी जाना जाता है। मणिपुर में उत्पत्ति हुई है, इसको पता है। और रासलीला मणिपुरी शैली में नृत्य शैली का सबसे क्या है महत्वपूर्ण शैली है। ठीक है, रासलीला। और इसके प्रतिपादक के रूप में यहाँ पर देख सकते हैं निर्मला मेहता, उसके बाद गुरु विपिन सिंह और सीता देवी। तो यहाँ पर भी आपका सीता देवी जो है मणिपुरी में भी आपका योगदान देती है। उसके बाद साथियों देख लेते हैं, जैसे ओडिसी पर बात करते हैं तो ये आपका उड़ीसा का हिंदू मंदिरों में उत्पत्ति हुई है। और आगे देख लेते हैं, जैसे संभागा और त्रिभंगा महत्वपूर्ण अवस्थाएं हैं ओडिसी में। ये आपका संभंगा और त्रिभंगा ये महत्वपूर्ण है साथियों ओडिसी में। ठीक है, उसके बाद इसके प्रतिपादक के रूप में देख लेते हैं संयुक्ता पणिग्राही, उसके बाद केलुचरण महापात्र, ये कुछ प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं ओडिसी के। आइए उसके बाद आगे देख लेते हैं साथियों कथकली के बारे में। तो कथकली में आप देख सकते हैं कथकली ये हमारे दक्षिण पश्चिमी केरल क्षेत्र से ये उत्पत्ति हुई है। उसके बाद अट्टा कथा
अट्टा कथा यानी कथकली का प्रयुक्त को क्या है, प्रयुक्त साहित्यिक शैली है ये अट्टक कथा। उसके बाद प्रमुख जो प्रतिपादक है उसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर प्रमुख प्रतिपादक में आपका मणि दामोदर चकर, मणि माधव चकर और गुरु चंद्रशेखरन, ये कुछ महत्वपूर्ण जो है कथक कली के प्रतिपादक हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि खेती के किस रूप को, आपको बताना कि खेती के किस रूप को जो है आपका स्लैश एंड बर्न कृषि कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो कौन सा कृषि को स्लैश एंड बर्न कृषि कहा जाता है, ये आपको बताना है साथियों। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, तो इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए हम लोग का आदिम निर्वाह कृषि हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, आदिम निर्वाह कृषि हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में आपका दिया हुआ है, आदिम निर्वाह कृषि, जिसको स्लेड एंड बर्न कृषि कहा जाता है। किसको, ये आदिम एंड निर्वाह कृषि को। आइए अब इस क्वेश्चन का हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। तो डिटेल कुछ इस प्रकार से है, जिससे आपका स्लैड एंड बर्न कृषि एक प्रकार का कृषि की खेती है, जिसमें फसलों के लिए क्या किया जाता है, आपका रास्ता बनाने के लिए जंगलों को जला दिया जाता है और क्या किया जाता है, आपका साफ किया जाता है। यानी कि स्लैश एंड बर्न कृषि में क्या किया जाता है आपका साथियों, जो जंगल है, जंगल में रास्ता बनाने के लिए उस जंगल को जला दिया जाता है। स्लैश एंड बर्न कृषि आपका आदिम निर्वाह कृषि है, ये आपको ध्यान रखना है। और हम लोग का क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन हम लोग को पूछा गया था स्लैश एंड बर्न कृषि कहा जाता है, तो आदिम निर्वाह कृषि को स्लैश एंड बर्न कृषि कहा जाता है। अब इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। जैसे मेक्सिको और मध्य अमेरिका में स्लैश एंड बर्न कृषि को मिल्पा के भी नाम से जाना जाता है। स्लैश एंड बर्न कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर, मेक्सिको और मध्य अमेरिका में। और स्थानांतरित कृषि को स्लैश एंड बर्न कृषि के रूप में भी जाना जाता है। और साथियों हम लोग को कुछ इंपॉर्टेंट क्या है ये थोड़ा देख लेते हैं। तो इस प्रकार से ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद स्लैश एंड बर्न कृषि को वनों की, ये देखिए ये आपका क्या बोला जा रहा है कि स्लैश एंड बर्न कृषि से वनों की कटाई होगी, ये आपका महत्वपूर्ण है। वनों की कटाई होगी किसमें, स्लैश एंड बर्न कृषि में। आइए आगे चलते हैं। तो आगे इस प्रकार से आप पिक्चर में भी देख सकते हैं किस प्रकार से जो है आपका रास्ता बनाने के लिए जंगल का क्या किया जाता है, आपका जलाया जाता है, कटाया जाता है। तो इस प्रकार से होता है। अब साथियों हम लोग गहन कृषि और वाणिज्यिक खेती और हाइड्रोपोनिक खेती, तो इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं, गहन कृषि एक प्रकार की खेती होती है जिसमें किसान साधारण क्या बोला साधारण औजारों और अधिक श्रम का उपयोग करके भूमि के एक छोटे से भूखंड पर खेती करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को गहन कृषि कहा जाता है साथियों। जिसमें साधारण औजार और अधिक श्रम का उपयोग करके भूमि का एक मतलब छोटा सा एरिया में क्या किया जाता है, आपका खेती किया जाता है, उसको गहन निर्वाह कृषि कहा जाता है। आइए अब वाणिज्यिक खेती के बारे में देख लेते हैं। तो वाणिज्यिक खेती किसे कहते हैं, तो ये एक प्रकार का खेती है जो उत्पादन बढ़ाने के लिए, वाणिज्यिक खेती में क्या किया जाता है, आपका उत्पादन बढ़ाने के लिए समकालीन इनपुट का बड़ी मात्रा में काम की जाती है। यानी कि जो तत्काल में आपका जो संसाधन है उसको क्या किया जाता है, बड़ी मात्रा में उसको काम करती है, ये आपको बताना। उसके बाद आइए आगे हम लोग का हाइड्रोपोनिक खेती के बारे में देख लेते हैं। तो जिससे क्या बोला जाता है हाइड्रोपोनिक में, जिससे अक्सर मिट्टी रहित खेती के रूप में जाना जाता है, जिसमें मतलब मिट्टी का मात्रा आपका ना के बराबर होता है, उसे हाइड्रोपोनिक खेती कहा जाता है। और उसके बाद क्या बोला जा रहा है, मिट्टी को उपयोग के बिना पौधों को उगाने की एक क्या है, ये विधि है। यानी कि क्या बोला जा रहा है कि मिट्टी के उपयोग के बिना ही पौधों को उगाने की विधि को क्या कहा जाता है, ये हाइड्रोपोनिक खेती कहा जाता है। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक शाहजहां द्वारा नहीं बनाया गया है, ये आपको बताना। तो शाहजहां द्वारा कौन सा स्मारक जो है ये नहीं तैयार किया गया है, ये आपको बताना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा साथियों, ताजमहल को भी शाहजहां के द्वारा निर्माण किया गया है, मयूर सिंहासन को भी, और उसके बाद लाल किला जो दिल्ली में है। तो साथियों ये पंचमहल जो है, पंचमहल आपका शाहजहां के द्वारा नहीं बनाया गया है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा पंचमहल, ऑप्शन नंबर 4।
आइए अब इस क्वेश्चन का हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। तो पंचमहल जो है ये आपका शाहजहाँ के द्वारा नहीं बनाया गया है, और उसके बाद हम लोग का जो महत्वपूर्ण सम्राट के द्वारा जो निर्माण किए गए हैं स्मारकों को, उसके बारे में हम लोग आइए देख लेते हैं। तो इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, जैसे अकबर का कार्यकाल कब से कब तक। तो अकबर का कार्यकाल साथियों आप देख सकते हैं कि 1656 से लेकर 1556 से लेकर आपका 1605 तक अकबर का शासनकाल रहा। और स्मारकों में से आपका देख सकते हैं जो पंचमहल है, तो साथियों ये पंचमहल आपका फतेहपुर सीकरी में जो आपका पंचमहल है ये किसके द्वारा निर्माण कराया गया है। तो ये अकबर के द्वारा यह निर्माण कराया गया है, पंचमहल जो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। उसके बाद इबादत खाना जो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। उसके बाद आगरा किला उत्तर प्रदेश, और बुलंद दरवाज़ा कहाँ है, तो ये भी आपका फतेहपुर सीकरी में है। कहाँ? बुलंद दरवाज़ा। उसके बाद इलाहाबाद किला, ये आपका कहाँ साथियों, तो इलाहाबाद का किला भी जो आपका उत्तर प्रदेश, ये भी आपको ध्यान रखना। तो अकबर का द्वारा क्या क्या हो गया हम लोग का, पंचमहल जो फतेहपुर सीकरी में है, इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में ही है, आगरा का किला उत्तर प्रदेश में है, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है। तो फतेहपुर सीकरी में आपका पंचमहल और बुलंद दरवाज़ा है, और इलाहाबाद किला आपका उत्तर प्रदेश में। तो ये जो आपका महत्वपूर्ण टोटल 5 ये जो आपका निर्माण कार्य है ये अकबर के द्वारा किया गया है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो साथियों हम लोग का जहांगीर पर चलते हैं। तो जहांगीर पर आप देख सकते हैं इसका कार्यकाल आपका 1605 से लेकर 27 तक आपका जहांगीर का कार्यकाल रहा, और उनके द्वारा बेगम शाही मस्जिद का निर्माण जो है कराया गया है ये जहांगीर के द्वारा। अब शाहजहाँ पर बात करते हैं। तो शाहजहाँ का कार्यकाल यहाँ पर देख सकते हैं 1628 से लेकर आपका 58 तक आपका शाहजहाँ का कार्यकाल रहा, और इसके कार्यकाल में यहाँ पर महत्वपूर्ण जो है कार्य किए गए हैं निर्माण के क्षेत्र में। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे आपका लाल किला कहाँ है, तो लाल किला आपका दिल्ली में है, ताजमहल आगरा में है, मोती मस्जिद कहाँ है, आगरा में है, जमा मस्जिद दिल्ली में है, और मयूर सिंहासन जो तख्त ए तोस के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण साथियों ये आपका शाहजहाँ के द्वारा निर्माण कार्य किए गए हैं। तो इनमें से आपका लाल किला कहाँ है, दिल्ली में है, ताजमहल कहाँ है, आगरा में, मोती मस्जिद आगरा में है, जमा मस्जिद दिल्ली में है, मौर्य सिंहासन आपका तख्त है। तो ये महत्वपूर्ण जो है कार्य निर्माण कार्य आपका शाहजहाँ के द्वारा किए गए हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो साथियों हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं। मशहूर गायिका रेजवाना चौधरी बन्या को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, वह किस देश की है ये आपको बताना है। तो साथियों ये मशहूर गायिका रेजवाना चौधरी बन्या जो है जिसको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, ये आपको बताना है कि कौन सा देश से बिलोंग करती है। तो ये साथियों हम लोग का बांग्लादेश से बिलोंग करती है। कहाँ से, तो ये बांग्लादेश से। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही उत्तर, जो कि क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। तो आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। तो ये मशहूर गायिका रेजवाना चौधरी बन्या को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, जो बांग्लादेश की रहने वाली है साथियों, ठीक है, ये बांग्लादेश की रहने वाली है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग को कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर देख सकते हैं जो पद्म पुरस्कार 2024 प्राप्तकर्ता में से हम लोग का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है साथियों ये स्लाइड, इसको आपको ध्यान रखना। 2024 में जितने भी हम लोग का आपका जो पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं वो आपको ध्यान रखना है। तो जिस प्रकार से आपका देख सकते हैं पद्म विभूषण टोटल कितने व्यक्ति को दिए गए हैं, तो पद्म विभूषण हम लोग का टोटल 5 व्यक्ति को दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 व्यक्ति कौन कौन है साथियों, तो ये आपका बैजंती माला बाली हो जाएगा, बैजंती माला बाली। उसके बाद कोनिडला चिरंजीवी, और उसके बाद वेंकैया नायडू को भी मिला है, और बिंदेश्वर पाठक, और आपका सुब्रमण्यम। तो इस प्रकार से जो है टोटल 5 व्यक्ति को पद्म विभूषण से नवाजा गया है इस बार 2024 में। कौन, बैजंती माला वाली, आपका चिरंजीवी, उसके बाद वेंकैया नायडू, उसके बाद बिंदुश्री पाठक, और पद्मा सुब्रमण्यम। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पद्म भूषण पर बात करते हैं। तो ये कुछ कुछ जो हम लोग का महत्वपूर्ण नाम है इसको ध्यान रखना है, जैसे मिथुन चक्रवर्ती हम लोग का महत्वपूर्ण है। उसके बाद फातिमा बीबी, इनको जो है पद्म विभूषण से नवाजा गया है। उसके बाद आपका जो पद्मश्री से यहाँ पर क्या हो जाएगा, पद्मश्री से आपका
कुछ महत्वपूर्ण नाम है यहाँ पर, जैसे रेजवाना चौधरी बन्या, ये जो हम लोग का अभी मिला है पद्मश्री से, जो कहाँ से बिलोंग करती है, तो ये आपका बांग्लादेश से। ठीक है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से जो है हम लोग का आगे और भी हम लोग का पद्मश्री से नवाजा गया, तो जो भी हम लोग का इम्पोर्टेंट है उसी को हमने अभी इस स्लाइड में कवर किया है। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं साथियों। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है ये देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा को पूछा जा रहा है कि भारत में राष्ट्र सुरक्षा सलाहकार पद जो है किस वर्ष आपका सृजित किया गया है, ये आपको बताना है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद जो है कब हम लोग का सृजित हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1998 को आपका राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का जो पद है वो हम लोग का सृजित किया गया है। तो साथियों इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे आपका यहाँ पर आपका राष्ट्र सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSC, इसका जो है यहाँ पर 1998 में आपका सृजन किया गया है। और उसके बाद यहाँ पर NSC की स्थापना जो है 1998 अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के द्वारा आपका की गई थी। और साथियों आपको यहाँ पर जैसे ब्रजेश मिश्रा ने देश के प्रथम राष्ट्र सुरक्षा सलाहकार के रूप में यहाँ पर कार्य किया है। तो ये भी आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो कि पूछा जा सकता है कि आपका प्रथम राष्ट्र सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसके द्वारा कार्य किया गया है, तो ये हो जाएगा ब्रजेश मिश्रा के द्वारा। कब? 1998 को। आइए अब वर्तमान में साथियों हम लोग का जो NSA कौन है, तो ये आपका अजीत डोभाल हो जाएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अब वर्तमान में है। और प्रधानमंत्री मोदी ने 5वें और वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो साथियों अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है ये देख लेते हैं। पूछा जा रहा है कि यदि उत्तर की ओर एक अल्फा कण प्रक्षेपित किया जाए तो वह चुंबकीय क्षेत्र द्वारा पूर्व की ओर विक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ये आपको बताना है। तो साथियों आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, आपको बताना है। दक्षिण की ओर, उत्तर की ओर, पूर्व की ओर या नीचे की ओर। तो क्या हो जाएगा साथियों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ऊपर की ओर हो जाएगा। जब उत्तर की ओर एक अल्फा कण को प्रक्षेपित किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र द्वारा पूर्व की ओर प्रक्षेपित किया जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगा हम लोग का उत्तर की ओर हो जाएगा। तो चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। तो इस स्लाइड में आपको जैसे कि यहाँ पर आपका फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम है, वो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम के अनुसार यहाँ पर देख सकते हैं। जो चुंबकीय क्षेत्र का एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे एक धारा वहन करने वाले तार के गति उसके बाद कण द्वारा अनुभव किया जाने वाला बल प्रदान करता है, यह हम लोग का पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट में क्या बोला जा रहा है कि यह निर्देशित करता है कि बाएं हाथ का अंगूठे का नियम तर्जनी और मध्यम को क्या करते हैं, फैलाते हैं, जिससे पारस्परिक के क्या करते हैं, एक दूसरे का लंबवत यानी कि एक दूसरे का 90 डिग्री के कोण पर जो है ये फैला हुआ होता है, जिसमें तर्जनी हम लोग का चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर इंगित करता है। उसके बाद मध्य वाला क्या करता है, मध्य वाला हम लोग का गति की दिशा को निर्धारित करता है। उसके बाद अंगूठा जो है, अंगूठा हम लोग का धनात्मक आवेश कणों के अनुभव किए जाने के लिए आपको बल की दिशा को इंगित करता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये हम लोग का अंगूठा जो है ये हम लोग का फोर्स को इंगित करता है, और उसके बाद आपका ये करंट को इंगित करता है कौन, तो मध्य वाला जो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो तर्जनी है ये हम लोग का चुंबकीय, जो हम लोग का तर्जनी है चुंबकीय, और उसके बाद ये मध्य वाला हम लोग का करंट। तो इस प्रकार से फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है, अंगूठा हम लोग का क्या करता है, फोर्स, और उसके बाद तर्जनी हम लोग का मैग्नेट, और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड, और उसके बाद हम लोग का मध्य वाला जो है ये हम लोग का करंट को दर्शाता है। तो इस प्रकार से हम लोग का सही उत्तर क्या हो गया, सही उत्तर F बराबर क्या है साथियों, F बराबर हम लोग का QVV होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। जो बल को निम्न तरीके से ज्ञात किया जा सकता है, इस प्रकार से ये F बराबर QVV हो जाएगा सही इसका फॉर्मूला। और व्याख्या के रूप में यहाँ पर आपका दिया गया है, इसको भी थोड़ा एक बार देख लीजिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर 2। ठीक है,
आइए अब आगे बढ़ते हैं साथियों। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, माय अनफॉरगेटेबल मेमोरीज के आपका लेखक या लेखिका का नाम बताना है। तो माय अनफॉरगेटेबल मेमोरीज का लेखक कौन हो जाएगा साथियों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ममता बनर्जी हो जाएगा सही उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। ममता बनर्जी माय अनफॉरगेटेबल मेमोरीज के लेखिका हैं। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन का डिटेल में यहाँ पर दिया हुआ देख लेते हैं। ममता बनर्जी के बारे में यहाँ पर डिटेल में क्या दिया हुआ है। ममता बनर्जी वह 2011 में जो है आपका प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिज्ञ और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद हम लोग का वर्ष 1998 में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की है, ये आपको ध्यान रखना है। और वह इन पदों पर जो है पहली बार रही है, ये आपका पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री। ये आपका कार्यकाल कुछ इस प्रकार से है, ये आप देख सकते हैं। और कौन कौन सा मंत्री पद पे रही है। तो ममता बनर्जी द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तकें यहाँ पर जो है और उपलब्धियाँ यहाँ पर उपलब्धि, उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि स्ट्रगल फॉर एक्जिलेंटेस, उसके बाद माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज, ये ममता बनर्जी का प्रमुख जो पुस्तकों में से एक है। इंडिया इन क्या है डिस्ट्रेस, और उसके बाद वाई वी आर क्या है सेइंग, वाई वी आर सेइंग नो CCA, नो NRC, नो NPR, और उसके बाद वर्ल्ड विदाउट वाटर। ये कुछ प्रमुख जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये ममता बनर्जी का लिखा हुआ आपका प्रमुख पुस्तकें हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं साथियों। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है ये देख लेते हैं। भगवान शिव के 3 स्वरूपों का क्या बोला जाए, भगवान शिव के 3 स्वरूपों का प्रतिनिधित्व करने वाली 7 मीटर ऊंची सदाशिव मूर्ति डेस की गुफा में पाई जाती है। आपको बताना है कि किसकी गुफा में जो है पाई जाती है ये सदाशिव मूर्ति। तो ये साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा एलिफेंटा के गुफा में जो है ये भगवान शिव के 3 प्रारूपों का प्रतिनिधित्व करने वाले 7 मीटर जो ऊंची सदाशिव मूर्ति एलिफेंटा की गुफा में पाई जाती है। तो आइए इसके बारे में यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ, एलिफेंटा के गुफा में ये पाया जाता है। और उसके बाद आगे कुछ हम लोग का जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट होगा उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि आपका स्मारक का नाम और स्थान आपका कहाँ है। तो चलिए आप देख लेते हैं। जैसे कि आपका देख सकते हैं जो उदयगिरी गुफाएं हैं, तो ये साथियों आपका उदयगिरी कहाँ है। तो ये आपका उदयगिरी हो जाएगा साथियों, आपका कहाँ हो जाएगा? तो उदयगिरी हो जाएगा हमारा विदिशा मध्य प्रदेश। तो उदयगिरी विदिशा मध्य प्रदेश हो जाएगा। भीमबेटका कहाँ है? तो भीमबेटका आपका रायसेन मध्य प्रदेश में है। और खंडागिरी जो गुफाएं हैं ये भुवनेश्वर उड़ीसा में है। तो खंडागिरी कहाँ हो जाएगा? भुवनेश्वर उड़ीसा हो जाएगा। भीमबेटका रायसीना मध्य प्रदेश हो जाएगा। और उसके बाद उदयगिरी जो है विदिशा मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आपका प्रमुख स्मारक और उनका स्थान के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब उदयगिरी में आपका टोटल 20 उदयगिरी गुफा में से आपका 20 शैली कर कतर्किक गुफाओं का एक क्या है आपका समूह है। कतर्किक आपका गुफाओं का एक समूह है जो कि विष्णुवाद, शैववाद और शक्तिवाद को समर्पित करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं भीमबेटका की खोज जो है यहाँ पर वाकणकर के द्वारा आपका किया गया है। किसका? भीमबेटका गुफा का जो खोज वाकणकर के द्वारा आपका किया गया है। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। आइए अभी ये जो है भीमबेटका ये जो है विश्व विरासत की सूची में कब शामिल किया गया है? तो यूनेस्को का विश्व धरोहर सूची में या 2003 में जो है इसको शामिल किया गया है। और खंडागिरी जो है ये लगभग आपका 2000 वर्ष आपका पुरानी है, जो भुवनेश्वर के उड़ीसा के पास ये 15 शैली कर्तिक गुफाओं का एक क्या है समूह है। एक लोकप्रिय जैन तीर्थ स्थल है साथियों। ये कौन? ये खंडागिरी का जो गुफा है ये जैन तीर्थ स्थल का एक प्रमुख स्थल है, यानी कि लोकप्रिय स्थल है। ये भी आपको ध्यान रखना है खंडागिरी।
और हम लोग का कुछ क्या था, उदयगिरी, तो ये हम लोग को देख लिया। खंडागिरी, खंडागिरी हम लोग का भुवनेश्वर उड़ीसा में, उदयगिरी विदिशा मध्य प्रदेश में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, तो अगला क्वेश्चन हम लोग का पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर कलमकारी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो साथियों ये कलमकारी चित्रकला के लिए हम लोग का कौन सा शहर जो ये प्रसिद्ध है कलमकारी चित्रकला के लिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मसूलीपट्टनम। हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। तो जो प्रसिद्ध कलमकारी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है ये मसूलीपट्टनम हो जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ पर आपका जो है महत्वपूर्ण आपका यहाँ पर फैक्ट दिया है, एक प्रकार का हाथों से रंगा हुआ या ब्लैक मुद्रित सूती कपड़ा जिसे कलमकारी के नाम से जाना जाता है। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट साथियों कि अगर पूछा जाए कि ये कलमकारी जो चित्रकला है ये हम लोग का किस प्रकार से तैयार किया जाता है, तो हाथों से रंगा हुआ ब्लैक मुद्रित सूती कपड़ा जिसे कलमकारी के नाम से जाना जाता है। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। अब ये आप देख सकते हैं ईरानी शहर आपका इस्फाहान और भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश में ये तैयार किया जाता है। ठीक है, कलमकारी जो हम लोग का ये कला है। ठीक है, अब साथियों अब देख लेते हैं हम लोग का आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो आइए चलते हैं। तो यहाँ पर आपका निर्मल चित्रकला के बारे में यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए। तो निर्मल चित्रकला जो है यह विशेष प्रकार की प्राचीन चित्रकला में रंगों का एक रूप होता है। किसमें, ये निर्मल चित्रकला में। उसके बाद जड़ी बूटियों और खनिज का उपयोग इसमें किया जाता है। निर्मल चित्रकला में ये आंध्र प्रदेश में की जाती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो साथियों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि कशेरुकी आंख का वह कौन सा क्षेत्र जहां आपका क्या बोला जा रहा है कि दिक्क तंत्रिका रेटिना से बाहर निकलती है, आपको डेस कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो कौन सा हम लोग का आंख का वह क्षेत्र है जहां पर आपको जो दिक्क तंत्रिका रेटिना आपका बाहर निकलती है, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का ब्लाइंड स्पॉट हो जाएगा सही उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। आइए तो इसके बारे में यहाँ पर डिटेल में देख लेते हैं साथियों। तो ब्लाइंड स्पॉट हम लोग को किसे कहते हैं, तो ब्लाइंड स्पॉट जो है यह कोशिका आंख का वह हिस्सा है जहां आपका ऑप्टिकल तंत्रिका रेटिना से जुड़ा हुआ होता है। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आपका पूरा प्रकाश के क्या है प्रतिक्रिया करती है, और यह तंत्रिका तंतुओं से बना हुआ जिसमें से आप एक पुनर्निर्माण करने की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना, रीजनरेशन का जो कैपेसिटी है यहाँ पर नहीं होता है। कहाँ, ब्लाइंड स्पॉट में। अब फोबिया पर बात करते हैं। यह रेटिना में स्थित एक छोटा सा गड्ढा जो सबसे क्या बोल रहा है सबसे स्पष्ट दृष्टि प्रदान करता है। कौन, ये फोबिया, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। आइरिस पर बात करते हैं। तो यहाँ का आँख के आकार को क्या करता है, नियंत्रित करता है, और आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को भी यह नियंत्रित करता है। यह भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। परितरिका में आपका रंग द्रव आँखों का रंग बनाने में मदद करता है। कौन, ये परितरिका। अब साथियों देख लेते हैं ऑप्टिकल चियास्म, ये आंख का ऐसा क्षेत्र है जहां पर आपका फोटो रिसेप्टर अनुपस्थित होते हैं। कहां पर, ये ऑप्टिकल चियास्म में। ठीक है, आइए अब इस क्वेश्चन का हम लोग थोड़ा डिटेल में यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में, यहाँ पर किसको क्या बोला जाता है, तो इसको साथियों आपका पुपिल बोला जाता है। ये आइरिस हम लोग का इधर होता है साइड में, और ये कोरोना जो है एकदम बाहरी वाला पार्ट होता है जिसको कोरोना कहा जाता है। और ये हम लोग का बड़ा वाला जो है ये हम लोग का लेंस होता है। और उसके बाद हम लोग का जो है क्या सस्पेंशनरी आपका क्या है यहाँ पर लिगामेंट, तो ये आपको देख सकते हैं। और आगे हम लोग का क्या है, इसको स्क्लेरा कहा जाता है, और ये क्रोइड होता है, और ये हम लोग का रेटिना होता है, ये हम लोग का रेटिना होता है। और ये आपका ब्लाइंड स्पॉट यहाँ पर आपका हाईलाइट करके बताया गया है, ये हम लोग का ऑप्टिकल है जो ब्लाइंड स्पॉट है, ऑप्टिकल नर्व है ये साथियों। तो इस प्रकार से जो है सारा कुछ हम लोगों ने देख लिया है आंख से रिलेटेड हम लोग का जितने भी हम लोग का वही इम्पोर्टेंट फैक्ट था। तो इसको आपको ध्यान रखना है साथियों, आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो साथियों अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, अगला क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा रहा है कि बैंकिंग क्षेत्र में संदर्भ में आपका बताना है कि IFSC में ऐप का अर्थ क्या होता है, ये आपको बताना है। तो साथियों आप देख सकते हैं किस प्रकार का आपको क्वेश्चन जो है यहाँ पर कलेक्शन किया गया है। ऐप का मतलब क्या होता है साथियों, तो ऐप का मतलब होता है हमारा फाइनेंशियल, क्या होता है आपका फाइनेंशियल होता है ऐप का मतलब। तो IFSC जो कोड होता है उसमें ऐप का अर्थ होता है हम लोग का फाइनेंशियल। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है, आप देख सकते हैं फाइनेंशियल IFSC यानी कि भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड, यानी कि भारतीय वित्तीय क्या प्रणाली कोड को संक्षिप्त रूप में यहाँ पर टोटल कितने होते हैं साथियों, तो वह जो है 11 अंकों का क्या होता है करेक्टर को नियुक्ति करता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग को कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं यहाँ पर आपका, जैसे RTGS का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है आपका RTGS का। उसके बाद हम लोग का क्या है, NEFT का पूरा नाम क्या होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होता है आपका NEFT का। और IMPS का मतलब होता है आपका इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज होता है हम लोग का IMPS का पूरा नाम। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, तो अगला क्वेश्चन हम लोग का कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं, जैसे कि आपका क्या है कथक नृत्यंगना सितारा देवी 1973 में आपको निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, कि सितारा देवी को कब 1973 में। तो साथियों ये सितारा देवी को 1973 में आपको पद्मश्री से नवाजा गया था। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में पद्मश्री दिया हुआ है। तो आइए अब इस क्वेश्चन का हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। तो पद्मश्री नृत्यंगना यहाँ पर सितारा देवी को जो है आपका पद्मश्री से सम्मानित किया गया था कब, 1973 में। और ये सितारा देवी आप देख सकते हैं जिन्हें धनलक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है, जो राष्ट्रीय अभिनेत्री, गायिका और पारंपरिक कथक नृतिका है। ये आपका तीनों देख सकते हैं, भारतीय अभिनेत्री भी रही थी, गायिका भी है, और उसके बाद पारंपरिक कथक नर्तकी भी रही है। कौन, ये सितारा देवी। तो ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे हम लोग का यहाँ पर सितारा देवी पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर से तब मिली जब वह एक युवा लड़की थी, और उन्होंने एक कथक जिससे आपका भारतीय दर्शन कलाओं को वापस लाने के लिए आपको प्रेरित किया था। कौन, ये रविंद्रनाथ टैगोर। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से पिक्चर में देख सकते हैं, ये आपको सितारा देवी का यहाँ पर पिक्चर लगा हुआ है। तो साथियों यह पद्मश्री से सम्मानित है, ये कथक कली से सम्मानित है। और यहाँ पर देख सकते हैं पद्मश्री से जो है यहाँ पर जिससे अक्सर पद्मश्री भी कहा जाता है, भारत रत्न, इस प्रकार से जो हम लोग का सम्मानित। आगे बढ़ते हैं साथियों। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर हर साल जो है भारत के गणतंत्र दिवस पर भारत सरकार इस प्राप्तकर्ता को भेंट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर जो है ये पुरस्कार से सम्मानित किए जाते हैं। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं साथियों। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है ये देख लेते हैं। कानपुर में बोला जा रहा है कि 1857 के विद्रोह के नेता विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, ये आपको बताना। तो कानपुर का जो है 1857 विद्रोह का नेतृत्व किसने किया गया, किसके द्वारा किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का नाना साहब के द्वारा 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। कहाँ से, ये कानपुर से। आइए अब इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो नाना साहब ने कानपुर शहर में जो 1857 विद्रोह का नेतृत्व करने वाले थे और नेतृत्व किए थे। और नाना साहब का मूल नाम क्या होता क्या नाम है साथियों, तो धोंदू पंत जो है नाना साहब का मूल नाम है। अब पेशवा बाजीराव द्वितीय की उपाधि क्या बोल रहा है, उत्तराधिकारी रहे थे। कौन, ये नाना साहब। उसके बाद तत्या टपे 1857 के विद्रोह में नाना साहब के सेनापति रहे थे, ये आपको इम्पोर्टेंट है। तात्या टोपे 1857 के जो विद्रोह हुआ था वहाँ पर सेनापति रहे थे। कौन, ये तात्या टोपे। ऐसा माना जाता है कि जब विद्रोह का पतन हुआ था तो नाना साहब नेपाल भाग गए। ठीक है, ये नाना साहब जो है ये नेपाल भाग गए, जिसका आपका सेनापति तात्या टोपे थे। आइए अब
आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित यहाँ पर झांसी और ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? तो ये आपका झांसी और ग्वालियर में, झांसी और ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई 1857 के विद्रोह किए थे। और उसके बाद आपका बेगम हजरत महल ने आपका लखनऊ, आगरा और अवध में यहाँ पर विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कौन थे? तो यहाँ पर हो जाएगा बेगम हजरत महल। लखनऊ, आगरा और अवध, लखनऊ, आगरा और अवध अगर पूछा जाएगा तो बेगम हजरत महल हो जाएगा आपका सही उत्तर। अब कुंवर सिंह के बारे में देख लेते हैं। तो कुंवर सिंह जो है आपका बिहार से नेतृत्व करने वाले, बिहार के आपका जगदीशपुर से नेतृत्व किए थे 1857 के विद्रोह में। आइए अब आगे बढ़ते हैं साथियों। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है ये देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आपका चोल साम्राज्य मंदिर का एक उदाहरण है, ये आपको बताना। तो चोल साम्राज्य मंदिर का एक उदाहरण क्या हो जाएगा साथियों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का ऐरावतेश्वर मंदिर जो है ये आपका चोल साम्राज्य मंदिर का एक एग्जाम्पल है। कौन? ऐरावतेश्वर मंदिर हो जाएगा सही उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। तो साथियों इसके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे आपका तंजावुर में कुंभकोणम के पास ये आपका स्थित है। और उसके बाद आपका यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में आपका स्थल है। और यह मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित करता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं साथियों। तो आगे हम लोग का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जैसे चेन्नकास्वा मंदिर जो है ये आपका कर्नाटक के बेलूर की यांगची नदी के तट पर ही स्थित है। कौन? ये चेन्नकास्वा मंदिर कहाँ है? कर्नाटक में है। और विरूपाक्ष मंदिर ये कहाँ है? तो ये भी आपका कर्नाटक के हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर ये स्थित है साथियों। कौन? ये आपका विरूपाक्ष मंदिर। अब हम लोग का आगे कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या है, बादामी गुफा मंदिर जो है ये भी आपका कर्नाटक में ही स्थित है साथियों, ये भी आपको ध्यान रखना। तो यानी कि चेन्नकासवा, उसके बाद आपका विरूपाक्ष मंदिर, उसके बाद आपका बादामी, तो ये आपका तीनों जो है कहाँ आपका ये कर्नाटक में स्थित है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर में आपका दरासुरम में ये ऐरावतेश्वर मंदिर जो शिव को समर्पित करता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं साथियों। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है यहाँ पर देख सकते हैं। विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 में विषय वस्तु क्या है ये आपको बताना है। तो साथियों 2024 में जो टीकाकरण का जो विषय वस्तु क्या है, इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल हो जाएगा सही उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। टीकाकरण सप्ताह 2024 का आपका विषय था ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल हो जाएगा। चलिए अब टीकाकरण यहाँ पर हमने देख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे हम लोग को कुछ जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको हम लोग देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है साथियों। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का पूछा जा रहा है कि संवैधानिक प्रावधान केंद्र राज्य संबंध निम्नलिखित में से किस देश से आपका उधार लिया गया है, ये आपको बताना है। तो केंद्र और राज्यों का जो संघ है ये हमारा कनाडा से लिया गया है। कहाँ से? तो ये आपका कनाडा से लिया गया है। केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है ये कनाडा के संविधान से लिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और भारतीय संविधान जो 1949 को अस्तित्व में आया है आपका कई विशेषताएं जो विदेशों से लिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे आपका ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लाया गया है। तो ऑस्ट्रेलियन संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक और समावेशी सूची कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद सोवियत रूस से क्या है? मौलिक कर्तव्य रूस से। उसके बाद फ्रांस में आपका प्रस्तावना स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श जो है ये आपका फ्रांस से। आयरलैंड पर चलते हैं। तो राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, उसके बाद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये सारा जो है आपका आयरलैंड से संबंधित है। अब आगे बढ़ते हैं साथियों। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है ये देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का पूछा जा रहा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के पहले अध्यक्ष जो है हमारा लाला लाजपत राय हो जाएगा सही उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। तो चलिए अब इस क्वेश्चन का हम लोग डिटेल में देख लेते हैं।
तो साथियों आपका इस क्वेश्चन का हम लोग डिटेल में इस प्रकार से दिया हुआ, जैसे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन यानी कि AITUC का पुराना ट्रेड यूनियन क्या है आपका, सबसे पुराना ट्रेड यूनियन संघ है। और ये जो आपका ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो आगे इसका स्थापना जो है यहाँ पर आपका 1920 में आपका लाला लाजपत राय के द्वारा आपका के पहले अध्यक्ष रहे थे ट्रेड यूनियन। और आगे बढ़ते हैं साथियों, तो इस प्रकार से आगे हम लोग का जैसे कि आपका राजगोपालचारी के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये यहाँ पर एक भारतीय वकील, लेखक और स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। आगे यहाँ पर क्या है, 1954 में उन्हें सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान है भारत रत्न से आपका सम्मानित किया गया है। कब, 1954 में, 1954 में। आगे बढ़ते हैं, तो चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं। या 1906 में आपका मध्य प्रदेश में अलीराजपुर जिले में आपका उसका जन्म हुआ था, चंद्रशेखर आज़ाद का। अब आगे बढ़ते हैं साथियों, तो आगे हम लोग को मोतीलाल नेहरू के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो मोतीलाल नेहरू यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के एक वकील और राजनीतिक ज्ञान के रूप में आपका जन्म जो है यहाँ पर कब हुआ था, 1861 में। और 1909 में आपका संयुक्त राष्ट्र परिषद के लिए आपका चुने गए थे। कौन, ये मोतीलाल नेहरू। और साथ ही ये उन्होंने आपका जज किंग पंचों के द्वारा यात्रा सम्मान के लिए 1911 में आपका दिल्ली दरबार में भाग लिया था। कब, ये 1911 में। अब 1911 में आपका संयुक्त प्रांत कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कौन, ये मोतीलाल नेहरू जी कांग्रेस के कब अध्यक्ष रह चुके हैं, 1911 में। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन हम लोग के क्या साथियों, तो बाला देवी चंद्रशेखर द्वारा यूनेस्को मुख्यालय में लॉन्च की गई फिल्म का आपका नाम बताना है। तो बाला देवी के द्वारा हम लोग का बाला देवी चंद्रशेखर द्वारा यूनेस्को का मुख्यालय में जो है आपका लॉन्च किया गया पहला जो फिल्म का नाम है, इसका क्या हो जाएगा, बृहदेश्वर फॉर्म टू फॉर्मुलेंस हो जाएगा सही उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बृहदेश्वर फॉर्म टू फॉर्मुलेंस हमारा बाला देवी चंद्रशेखर के द्वारा यूनेस्को मुख्यालय में लॉन्च किया गया आपका फिल्म का नाम है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो यूनेस्को का मुख्यालय आपका लॉन्च किया गया है चंद्रशेखर फॉर्म। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो साथियों हम लोग का आगे हम लोग का जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, वास्तुकला का पंचायतन शैली कितने मंदिर जो है आपका मौजूद है, ये आपको बताना है। तो पंचायतन शैली में हम लोग का टोटल कितना है, टोटल आपका 5 शैली है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए अब इसको डिटेल में देख लेते हैं। पंचायतन मंदिर वास्तुकला की एक शैली है जो गुप्त साम्राज्य के समय में आपका जो समान भारत के सामने आया, और इसका शाब्दिक अर्थ है आपका पंच मंदिर। तो यानी कि पंचायतन शैली का जो वास्तुकला का एक शैली है जो गुप्त काल के साम्राज्य के समय में हम लोग का भारत के सामने यानी कि अस्तित्व में आया है। आइए अब आगे यहाँ पर देख लेते हैं आगे हम लोग का जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा। तो चलिए अब आगे हम लोग का यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि आपका ये महत्वपूर्ण स्लाइड है साथियों, मंदिर का नाम और स्थापत्य कला यानी कि शैली, और उसके बाद उल्लेखनीय विशेषताएं आपका क्या क्या है। तो आइए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। उत्तर भारत क्षेत्र और यहाँ पर कंद्रिया महादेव मंदिर जो है यहाँ पर आपका कौन सा शैली पर बना है, तो नागर शैली पर बना हुआ है। ये आपका पंचायतन अभिन्यास और शिखर मीनार है, ये आपका उल्लेखनीय विशेषताएं हैं। तो उत्तर भारत कंद्रिया मंदिर नगर शैली, दक्षिण भारत बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली, पश्चिम भारत आपका दिलवाड़ा का जैन मंदिर, और मारू गुर्जर शैली। ये कौन सा, मारू गुर्जर शैली आपका दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है मारू गुर्जर शैली पश्चिम भारत। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम लोग को देख लेते हैं, जैसे पूर्वी भारत में यहाँ पर आपका क्या है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। ये कौन सा शैली, ये आपका कलिंग शैली हो जाएगा। पूर्वोत्तर भारत का कामाख्या मंदिर जो है आपका
नीलांचल शैली का बना हुआ है। ये कामाख्या माता मंदिर जो है मधुमक्खी के छत्ते जैसा है जो है, ये आपका शिखर जिसमें मूर्ति नहीं बल्कि एक चट्टान दरार है। ये आपका पूर्वोत्तर शैली हम लोग का कामाख्या माता मंदिर नीलांचल शैली का। और मध्य भारत में यहाँ पर खजुरा का मंदिर जो है आपका मध्य प्रदेश में आपका ये चंदेल शैली का बना हुआ है। ये आपको ध्यान रखना, मध्य भारत खजुरा मंदिर चंदेल शैली। आगे बढ़ते हैं तो आगे हम लोग का हिमाचल क्षेत्र में यहाँ पर देख लेते हैं। तो हिमाचल क्षेत्र में हम लोग का क्या हो जाएगा, केदारनाथ मंदिर जो है ये आपका नागर शैली में बना हुआ है। केदारनाथ मंदिर हो जाएगा आपका नागर शैली जो हिमालयी है। तो ये आपका पत्थर का ध्वजाकृत बाहरी भाग और मूल रूप से पांडवों के द्वारा निर्मित शिला शैली शिखर शैली का मीनार। आइए अब आगे बढ़ते हैं साथियों। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, देख सकते हैं यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एडवेंचर ऑफ द ट्रेवलिंग मॉन्क ए मेमोइर नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको बताना है किसका द्वारा लिखा गया है। एडवेंचर ऑफ द ट्रेवलिंग मॉन्क ए मेमोयर पुस्तक के लेखक क्या हो जाएगा साथियों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ये इसका देख लेते हैं, इंद्रधुम्न स्वामी हो जाएगा आपका सही उत्तर। क्या हो जाएगा आपका, इंद्रधुम्न स्वामी हो जाएगा सही उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ जो एडवेंचर ऑफ द ट्रेवलिंग मॉन्क। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, ये देख लेते हैं। मृदा के किस भाग में आपका ह्यूमस पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो मृदा के कौन सा भाग में आपका ह्यूमस पाया जाता है साथियों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का मृदा के कौन सा भाग में, तो इसका ए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर, जो कि ए स्तर में पाया जाता है। मृदा का ह्यूमस आपका पहला स्तर में पाया जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ऊपरी मृदा का या ऊपरी मृदा का स्तर होता है, इस परत में जो है कार्बन पदार्थ खनिज पदार्थ के एक क्या है, ये एक मिश्रण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे कार्बनिक क्या बोला, सबसे कार्बनिक पदार्थ संचय और मृदा का जीवन को क्या है, खनिज मृदा परत है। चलिए अब आगे इसके बारे में यहाँ पर और थोड़ा डिटेल यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर दिया गया है साफ ए संस्तर आपका हल्का रंग ई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो साथियों अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, ये देख लेते हैं। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आर के नारायण के द्वारा लिखा गया है, ये आपको बताना। तो आर के नारायण के द्वारा हम लोग का इनमें से कौन सा जो बुक है आर के नारायण के द्वारा आपका लिखा गया है, तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का स्वामी एंड फ्रेंड्स हो जाएगा सही उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। यह आर के नारायण के द्वारा लिखा हुआ आपका पुस्तक है स्वामी एंड फ्रेंड्स। आइए अब इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो आर के नारायण के द्वारा हम लोग का जितने भी आपका अब तक आपका पुस्तक लिखे गए हैं, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं साथियों। तो यहाँ पर दिया गया है जैसे आपका स्वामी एंड फ्रेंड्स आपका ये आर के नारायण के द्वारा लिखा गया है। आगे हम लोग का देख लेते हैं। आगे हम लोग को भारतीय लेखक जो प्रसिद्ध पुस्तक है, यहाँ पर आपका जैसे स्वामी एंड फ्रेंड्स हो गया, द गाइड हो गया, उसके बाद द वेंडर ऑफ स्वीट्स हो गया, उसके बाद द रामायण हो गया, द महाभारत हो गया और मालकुड़ी डेज। तो इस प्रकार से जो है आपका जितने भी यहाँ पर देख सकते हैं, ये सारा आपका आर के नारायण के द्वारा लिखा गया आपका प्रमुख प्रसिद्ध पुस्तक है। स्वामी एंड फ्रेंड्स, द गाइड आर के नारायण, द वेंडर ऑफ स्वीट्स आर के नारायण, द रामायण आर के नारायण, द महाभारत आर के नारायण, मालगुड़ी डेज आर के नारायण। तो ये प्रमुख आपको पुस्तकें हैं आर के नारायण के द्वारा लिखा हुआ। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए कई बार जो है ये नामित किए जा चुके हैं, लेकिन अब तक जो है इसको नहीं मिला है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अब पद्म भूषण जो है, पद्म भूषण आपका 1964 में, पद्म विभूषण 2001 में उसको सम्मानित किया गया है, और उसके बाद आपका राज्यसभा का सांसद के रूप में भी इसको चयन किया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं साथियों। तो एग्री यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एडिशनल फैक्ट देख लेते हैं। जैसे एग्री रिवर और रोड्स टू मसूरी और ब्लू अम्ब्रेला, ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया प्रमुख पुस्तकें हैं। एंग्री रिवर, रोड्स टू मसूरी और द ब्लू अम्ब्रेला, ये रस्किन बॉन्ड का लिखा हुआ आपका पुस्तक है।
ये रस्किन बॉन्ड ब्रिटिश मूल का एक भारतीय लेखक है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए अब आगे बढ़ते हैं साथियों। तो आगे हम लोग का जो अगला क्वेश्चन है देख लेते हैं। निम्नलिखित में से आपको बोला जा रहा है कि किस तत्व में से अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, ये आपको बताना है। तो सबसे अधिक जो है विद्युत ऋणात्मक तत्व का नाम बताना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरीन हो जाएगा, जो कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व हैं। आइए अब इस क्वेश्चन का हम लोग डिटेल में यहाँ पर देख लेते हैं। जो फ्लोरीन है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व होता है कौन, ये फ्लोरीन। जैसे हम अवस्था सारणी में दाएं से दाएं बढ़ते हैं तो हम लोग का क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता यानी कि हेलोजन तक बढ़ती जाती है, यानी कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हम लोग का विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। यानी कि जैसे जैसे हम लोग का जो अधात्विक गुण हम लोग का बढ़ते जाता है, उसी प्रकार से हम लोग का विद्युत ऋणात्मकता भी बढ़ते जाता है। नीचे की ओर बढ़ते हैं तो हम लोग का क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता आपका घटते जाता है, यानी कि नीचे की ओर घटता है, लेफ्ट टू राइट हम लोग का बढ़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से जो है ये आपका हो गया। अब आगे बढ़ चलते हैं। तो अगला हम लोग का क्या है साथियों, तो नाइट वॉचमैन शब्द हम लोग का कौन से खेल से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो नाइट वॉचमैन जो है ये आपका फुटबॉल, हॉकी, गोल्फ, क्रिकेट, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, क्रिकेट से संबंधित है ये नाइट वॉचमैन। आइए अब इस क्वेश्चन का हम लोग डिटेल में यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि आपका नाइट वॉचमैन जो है शब्द क्रिकेट से संबंधित है, हमने देख लिया। नाइट वॉचमैन निचले क्रम के बल्लेबाज को कहा जाता है। वह व्यक्ति दिन के अंत में कितने विकेट बचाने की कोशिश करेगा। और उसके बाद फर्स्ट नाइट वॉचमैन एक पाकिस्तानी खिलाड़ी नसीम अल घनी है, ठीक है। और उसके बाद एशियाई खिलाड़ी आपका टोनी मन सेकंड नाइट वॉचमैन थे, यानी कि पहला हम लोग का नसीम उल घनी पाकिस्तानी, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के बारे में टोनी मान, ये हम लोग का सेकंड। अगला हम लोग का कुछ इंपॉर्टेंट खेल से संबंधित हम लोग का शब्दवालियाँ हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि आपका फुटबॉल से संबंधित हम लोग का प्रयुक्त शब्दवाली क्या है, बाईसाइकिल किक, ये आपका फुटबॉल से संबंधित है। डमी रन, ये फुटबॉल। उसके बाद इन स्विंगर, ये फुटबॉल है। उसके बाद किक किक ऑफ, ये भी आपका फुटबॉल से। और आपका ऑफ साइड ट्रैप, ये आपका फुटबॉल से, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाईसाइकिल किक, उसके बाद डमी रन, इन स्विंगर, किक ऑफ और ऑफ साइड ट्रैप। अब हॉकी पर बात करते हैं तो बोली, स्ट्रोक, ड्रिबल, स्कूप और शॉट कॉर्नर, ये आपका किससे संबंधित है, हॉकी से संबंधित है। बोली, स्ट्रोक, ड्रिबल, स्कूप और शॉट कॉर्नर, ये हॉकी से संबंधित है। आइए अब आगे देख लेते हैं। तो गोल्फ पर बात करते हैं तो साथियों आपका गोल्फ में क्या हो जाएगा, गोल्फ में बोगे, बंगर, गिम्मी और मुलिगन, पुटू, ये आपका किससे संबंधित है, गोल्फ से। बोगे, बंगर, गिम्मी, मुलिगन और पुटू। तो इस प्रकार से हमारा आज का क्लास आपका यहीं पर समाप्त होता है। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अपने साथी को शेयर भी कर दीजिए। और आपने अभी तक अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को जाकर साथियों जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो इस प्रकार से जो है आपको रेगुलर बेसिस पर आपको क्लासेस मिलते रहते हैं। तो 50 में से 50 नंबर लाने के लिए क्लास आपका काफ़ी महत्वपूर्ण आपका साबित होने वाला है। जो आपका डायरेक्ट आपको इस क्लास से आपको क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने का प्रबल संभावना, जो कि आपका एग्जाम डेट भी अब रिलीज हो चुका है। तो इसीलिए क्लास आपको रेगुलर बेसिस पर आपको देखनी है। तो चलिए फिर अगले हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं साथियों, धन्यवाद।